हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले 3 से 4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों की केमिस्ट्री में कोई भी तैयारी नहीं हुई, कुछ भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो होने वाली, ये केमिस्ट्री की एक तरह से मैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें कि आपको हम लोग दिख रहा होगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, फिर क्या होता है जब वाली जो रिएक्शंस होती हैं, कैसे प्राप्त करेंगे रिएक्शंस होती हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेमिंग रिएक्शंस। मतलब कुल मिला के इस वीडियो से आपके 70 में से 40 नंबर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आप लोग की भलाई के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ के और अच्छे नंबर पा सको। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो एक भी क्वेश्चन पहले हम आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले कि एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हो तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर आप कमेंट में फ्री ना करके बताइए कि यार हमने ये पढ़ा था, ये नहीं आया, ये नहीं आया, जो पढ़ाया आपने नहीं आया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, अभी तो जितना हमने पढ़ाया है सबसे ज़्यादा ज़रूरी केमिस्ट्री में केवल ये वाली वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 2014, 16, 17, 22, 23 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या है ये देखिए कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला होगा 55.56, दूसरा होगा 0.18, यहाँ पर तीसरा 5.556, फोर्थ हो जाएगा आपके पास 0.018। तो जो शुद्ध जल की मोलरता होती है वो फिक्स रहती है हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 55.56। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्यानता, प्रकाशिक घूर्णन, परासरण दाब और पृष्ठता दाब। तो आंसर आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि जो परासरण दाब होता है हमारा, वो क्या करता है, यहाँ पर हमारा अणुसंख्य गुणधर्म रिप्रेजेंट करता है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो इसका होता है परासरण दाब। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए, बी व सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.5 वोल्ट, -2.5 वोल्ट है। तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम घटते हुए क्रम में लिखिए। तो मतलब आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा, देखिए ए बी सी, ये अगर हमारा ए हम मान लें इसको, मतलब ए ये हो जाएगा, बी और सी। तो यहाँ पर हम अपोजिट लिख लेते हैं, माइनस से हमेशा स्टार्टिंग करेंगे अपचयन विभव में। तो माइनस वाला पहले, फिर उसके बाद फिर ये वाला माइनस, फिर 0.68, ठीक है। तो माइनस वाला, अच्छा ये दोनों माइनस के हैं तो हम पहले ये वाला क्यों ले रहे हैं, तो इसका कारण है कि ये बड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। -2.5 ये हमारा बड़ा होता है माइनस में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। सी बड़ा होगा बी से, फिर सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा ए। क्लियर हुआ इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण लिखिए, जो कि 2010, 12, 13, 17 और 23 में पूछा गया है। तो एक चीज़ आप लोग को बता दें कि ये जो आप लोग फॉर्मूला इसमें देखोगे, इस पर जो सवाल आते हैं वो भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अर्धायु काल वाले सवाल आप लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे केमिस्ट्री में, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल। फिलहाल आप लोग को यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता दें क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा K = 2.303/T log 10 A/A-x। इसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक, मतलब कि वेग स्थिरांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए यहाँ पर हमारा वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होता है। नीचे वाला का भी आंसर आप लोग को दिख ही गया होगा कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व होता है। 4D श्रेणी का मतलब जो होता है SPDF, लास्ट में आप लोग पढ़ते हो, तो वहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 47B। क्लियर हुआ इस चीज़ को। उसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग, CHCl3। CHCl3 अच्छा क्या होता है, आप लोग इसका जो है आंसर में इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आप लोग कमेंट में फास्ट जल्दी से बताइए कमेंट में कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों की कितनी % तैयारी हो चुकी है। ऑक्सीकरण पर देता है
पहला फास्जीन, दूसरा फॉर्मिल क्लोराइड, तीसरा फार्मिक अम्ल, चौथा मेथिल क्लोराइड। तो सब अब आप लोग को बता दें ईमानदारी से, देखिए आप लोग कमेंट में आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो देख लीजिए, CHCl3 होता है हमारा, ये CHCl3, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो क्लोरोफॉर्म हमेशा जो ऑक्सीकरण पर हमें फास्जीन गैस देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फास्जीन, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता है। तो फेलिंग विलेन, अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो अभी देख के आए होगे, वहाँ पर हमने सब बताया, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है, पूरा अभी रिसेंटली वीडियो डाली है हमने, आप लोग जाके उसको देख लीजिए, वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका जो होगा कि निम्न में कौन फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल या फिर एसिटल्डिहाइड। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो होता है वो फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे मीठी शर्करा है, ठीक है। तो सबसे मीठी शर्करा, शर्करा आप लोग को बता दें शक्कर होती है एक तरह से, ठीक है। तो सबसे मीठी शर्करा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो मैक्सिमम आप लोग अगर क्लास 12 की बुक देखिए तो वहाँ पर इसका सुक्रोज आंसर इसमें बताया गया है। लेकिन अगर आप जो गूगल करके देखिए या फिर कई ऐसी आप लोग कहीं देखेंगे अच्छे अच्छे राइटर जो किताबें हैं, वहाँ पर जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है फ्रक्टोज, ठीक है। क्योंकि फ्रक्टोज ही जो होता है वो सबसे मीठा होता है, सुक्रोज से भी मीठा मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। तो इसका आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो आप लोग लगाएंगे यहाँ पर फ्रक्टोज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो डीएनए में इनमें से कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन और एडेनिन। तो इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता? तो देखिए थायमीन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है और एडेनिन भी पाया जाता है। तो जो नहीं पाया जाता है वो होता है हमारा यूरेसिल। ये किस में पाया जाता है? ये आरएनए में पाया जाता है। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे होंगे तो आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है हमारा कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। मतलब एक रासायनिक जो समीकरण है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, किसके लिए? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने के लिए। तो देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर 3 हमारे टेस्ट करने हैं हमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अगर आप किसी एक की भी रिएक्शन लिख दोगे तब भी वहाँ पर आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन इस समय रटने का समय अब बचा नहीं है हमारे पास, इसलिए आप लोग को ज़्यादा रिएक्शन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितनी इंपॉर्टेंट है केवल आप लोग उतनी रिएक्शन पढ़िए, फालतू की रिएक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो जो याद होंगी वो भी आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो फिलहाल देख लेते हैं हम यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल का जो हमारा होता है वो परीक्षण कैसे होता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देंगे, किससे हम? एल्डिहाइड से करा देंगे। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देता है। तो हमारा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल का हम जब ऑक्सीकरण कराएंगे, एक तरह से आप प्राथमिक एल्कोहल जो होता है जैसे एल्कोहल, उसको हम लोग भाई ऑक्सीकरण किसी चीज़ का कैसे होता है? अगर आप उसको खुली हवा में रख दो, आप जाके कहीं छत पे रख दो या फिर कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ पर हवा आ रही हो, तो वहाँ पर उसी चीज़ का ऑक्सीकरण होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को हम ऑक्सीकरण करा देंगे। तो हमें जो सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड, जो पुनः ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ी देर आप लोगों ने प्राथमिक एल्कोहल को खुले में रख दिया, तो उसके कुछ मिनटों बाद वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर तब भी आपने उसको वहाँ से नहीं हटाया तो उसके कुछ और देर बाद वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये होता है हमारे प्राथमिक एल्कोहल का टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसकी रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे C2H5OH, जो इसका एल्कोहल का हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग CH3CH2OH भी लिखते हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में तो इसको हम C2H5 और OH भी लिख सकते हैं। इसका हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। तो हमने O लिख दिया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन इसमें एक तरह से करवा रहे हैं तो O हमने यहाँ पर लिख दिया। तो होगा क्या, इससे देखिए ये एल्डिहाइड बन जाएगा हमारा CH3CHO। फिर ऑक्सीकरण, अगर इसका दोबारा हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो बन जाएगा CH3COOH। ये जो एक O है ये इसमें भी जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COOH। क्लियर हुई ये बात? तो आप लोग यही वाली अगर एक रिएक्शन भी लिख दोगे तब भी आप लोग वहाँ पर इनफ नंबर आप लोग को दे देगा। देख लेते हैं इसका दूसरा टेस्ट क्या होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर है, द्वितीयक एल्कोहल का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो द्वितीयक एल्कोहल का परीक्षण होगा, देखिए द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर ये कीटोन देते हैं। अच्छा, प्राथमिक जो एल्कोहल है वो क्या देते हैं ऑक्सीकरण पर? हमें
एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन इनका अगर हम थोड़ी देर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हमें दे देंगे कीटोन, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। मतलब कि जो कीटोन हमको मिलेगा द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण कराने के बाद, उसमें क्या होगा, जो कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे उनकी संख्या मूल अल्कोहल जो आप लोगों ने मेन रखा था धूप में पहले, उसके कणों के बराबर होगी। तो ये दो जो परीक्षण होते हैं ये आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए इसका तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण क्या है। तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तृतीयक अल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। मतलब जैसे हमारे प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल थे कि हम इसको खुली हवा में रखे दे रहे थे तो उनका वहाँ पर क्या हो जा रहा था, ऑक्सीकरण हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि ये जो होते हैं ये साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। अगर आप इनको खुले में रख दो तो वहाँ पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है कि प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर ये कीटोन और कार्बिक अम्ल का मिश्रण देते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या है कि प्रबल अम्लीय माध्यम में मतलब एक स्ट्रॉन्ग अम्लीय माध्यम जो एक एक तरह से आप इसमें कोई केमिकल वगैरह डालोगे, एक जो अम्लीय माध्यम होता है उसमें अगर इसको रखोगे फिर ऑक्सीकरण इसका कराओगे अगर, तो ये क्या देगा, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोनों देगा आपको। जैसे प्राथमिक अल्कोहल हमें वहाँ पर क्या दे रहा था, एल्डिहाइड, और फिर वहाँ पे उसका हम दोबारा ऑक्सीकरण करा रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, द्वितीय का हम करा रहे थे तो पहले क्या मिल रहा था हमको ऑक्सीकरण होने के बाद, कीटोन मिल रहा था। ऐसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों की तृतीयक अल्कोहल में आप लोगों को कीटोन और कार्बिक अम्ल मतलब प्राथमिक अल्कोहल वाला भी और द्वितीयक अल्कोहल वाला दोनों का मिश्रण हमको देगा किसमें, तृतीयक अल्कोहल में। तो ये क्लियर हुआ बिल्कुल। आगे देखते हैं कि जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहलों से कम होती है। तो आप लोग को मेन जो डिफिनेशन लिखनी है वो आप लोग को यहाँ तक लिख देनी है। क्लियर हुई बात। नीचे आप लोग को रिएक्शन दिख रही है, रिएक्शन अगर आप लोग को लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, वरना अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी इसके नंबर नहीं कटेंगे। क्या है कि CH3 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 OH आपको सामने यहाँ पर लगा देना है। इनका हम क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। तो देखिए ये CH3 ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से C केवल बचेगा और ये H3OH जो है ये निकल जाएगा अगले फॉर्म में, फिर बन जाएगा CH3COOH, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी तृतीयक अल्कोहल की रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोग को ये तीनों जो हैं जो हमने समझाए अभी अल्कोहलों के परीक्षण, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, कि भैया डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। वैसे तो इस पर हमने अलग से वीडियो बना दी है लेकिन अभी यहाँ पर आ गया तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो डीएनए में देखिए पहले क्या होता है कि इसमें उपस्थित पेंट्रोस शर्करा D2 डीऑक्सीराइबोस होती है। एक तरह से आप लोग जो लिखोगे इसमें, इसका फुल फॉर्म आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसमें आरएनए में क्या होता है कि इसमें उपस्थित पेंट्रोस शर्करा जो होती है वो डी राइबोस होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का और आरएनए का, वो आप लोग देख लीजिए। डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का केवल होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ। तो एक पॉइंट आप लोग वो भी बना सकते हो। दूसरा देखिए क्या है, यह स्वयं द्विगुण कर सकता है। आरएनए क्या होता है, यह स्वयं द्विगुण नहीं कर सकता है। फिर है देखिए तीसरा, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। फिर जो फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार ATGC होते हैं, मतलब एडेनिन थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन। फिर है इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये फिर देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन अब आप लोग के सामने आया है यहाँ पर कि नेनस्ट समीकरण क्या होती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो देखिए इसका छोटा सा आपको आंसर लिखना है। केवल पूछा क्या गया, देखिए नेनस्ट समीकरण आप लोगों से पूछी गई है तो इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन आप लोग पहले मन हो तो लिखिएगा, नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं पहले ही आप लोग को। देखिए क्लियर बता देते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को भी लॉस ना हो, आप लोग को भी समय कम बचा है आप लोग की तैयारी के लिए, इसलिए हम पूरा क्लियर बता देते हैं। अगर जिन बच्चों को ये नहीं याद हो पाता है उससे कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। केवल अगर आप ये फॉर्मूला लिख के चले आते हो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल हमारा काम है पूरा बताना, इसलिए हम आप लोग को पूरा बता रहे हैं कि नेनस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T मतलब टेम्परेचर पर धातु इलेक्ट्रोड mm प्लस मतलब मैग्नीज या फिर कुछ भी आप लोग ले सकते हो के विभव E
मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता जो होती है वो Mn2 Mn+ निम्नलिखित संबंध होता है। तो मेन जो हमारा यहाँ पर समीकरण बन के आता है वो आता है बच्चों E=E0 माइनस का 2.303 RT/NF log 10 1/Mn+। तो इसमें हम लोग किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आप लोग को जरूर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग R को डिनोट कर रहे हैं गैस नियतांक से, T को हम लोगों ने डिनोट कर दिया यहाँ पर परमताप से, फिर ये पीछे N जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और F हमारा हो जाएगा फैराडे नियतांक। ठीक है, और ये Mn क्या होता है, ये जो विलयन के धातुओं की सक्रियता। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर यही वाला विलयन लेंगे, आप लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, Zn ले सकते हो और Ca ले सकते हो, कुछ भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल लेकिन जो हमारा जो समीकरण होता है वो यही होता है। क्लियर हुआ निर्णय समीकरण पूरा? तो ये आप लोग के 5 नंबर यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म हो गए। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो मतलब इलेक्ट्रोड विभव भैया क्या होता है आप लोग को बहुत ही कम शब्दों में ये समझाना है, क्योंकि जहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी कह दी जाएगी इसका मतलब ये होता है कि आपको 5 से 6 लाइनों में अपना आंसर ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आप लोग एक एग्जाम्पल से समझिए कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है रियल में। तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एक जार ले रखा है। ठीक है, एक जार आप लोगों ने इस तरह से ले रखा है। इसमें क्या करा, देखिए इसमें हम लोगों ने ये पानी भर दिया इसके अंदर, और 2 छड़ मतलब आप लोगों ने ये देखिए इस तरह से एक छड़ ये और एक छड़ आप लोगों ने ये दोनों छड़ यहाँ पर आप लोगों ने इसमें डुबो रखी हैं। तो दोनों छड़ आप लोगों ने डुबो रखी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो हमारी दोनों छड़ें हैं, दोनों छड़ें, ठीक है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ये काहे की बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है जिंक की। ठीक है, Zn, ये भी यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे Zn, दोनों काहे की बनी हुई है, जिंक की। और ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये भी हमारा अंदर सॉल्यूशन काहे का भरा हुआ है, ये भी हमारा जिंक का भरा हुआ है। तो पीछे आप लोग बैकग्राउंड में डिफिनेशन पढ़िए क्या कह रहा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, तो मतलब कौन सी धातु की छड़ है, ये जिंक धातु की, मतलब जिंक की बनी हुई है, और डुबोया किस में जा रहा है, इनको जिंक के ही विलयन में इनको डुबोया जा रहा है। मतलब जिस लवण का आपका जो विलयन बना होगा, जिस धातु का आप लोगों ने यहाँ पर विलयन भर रखा होगा, उसी धातु की छड़ आप लोग को डुबोएंगे। तो इन छड़ों के और इस पानी जो भरा है इसके बीच में जो विभव उत्पन्न होगा, मतलब जो वोल्टेज होगा इन छड़ों के और इन पानी के बीच में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो क्लियर हुआ आप लोग का इलेक्ट्रोड विभव? अगर नहीं समझ में आया हो आप लोगों को तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पर भी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रोड विभव समझा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विटामिन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि विटामिन्स क्या होते हैं इस पर आप लोग को टिप्पणी लिखनी है। तो संक्षिप्त टिप्पणी हमने अभी आप लोग को बताया कि संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब होता है कि आपको 5 से 6 लाइनों में 7 लाइनों में अपना क्वेश्चन खत्म कर देना है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको कि आप लोग लिखते चले जा रहे हो और मिलने आपको उसमें 3 ही 4 नंबर हैं, आप लोग लिख डाले इसको 1-1.5 पन्ने का। ठीक है, तो देखिए क्या होता है विटामिन्स में संक्षिप्त टिप्पणी कि विटामिन्स एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मेरा हुआ ये पॉइंट 1, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पॉइंट 2, देखिए आगे समझ में आएगा। अभी पॉइंट नंबर 2, विटामिन्स की खोज किसने करी थी, सी फुंक ने किसकी खोज करी थी, विटामिन की खोज करी थी। फिर हम देख लेते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो विटामिन जो होते हैं वो A B C D E K, ये होते हैं हमारे विटामिन्स। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। फिर वो हो गया देखिए यहाँ पर विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोग को पता होगा, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाता है, बी की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और A B C की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग को आता हो तो। ठीक है, वैसे हम बता दें यहाँ पर ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, और डी से आप लोग अपना DEE के, ये 3 आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। शुरू के 3 हमने बता दिए, लास्ट के 3 आप लोग को बताने हैं। फिर देखिए क्या है कि विटामिन शरीर के रोगों की रक्षा करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो होते हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करके और आने वाले रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, देखिए फिर अगला देखिए कहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि भैया जिप्टर आयन क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा इसका, जिप्टर आयन आप लोगों से पूछा जाता है। तो जिप्टर आयन भैया होता क्या है देख लेते हैं ज़रा। तो जिप्टर आयन जो होता है हमारा
जब अल्फ़ा, ये क्या बना हुआ है हमारा, ये अल्फ़ा बना हुआ है, ठीक है। तो जब अल्फ़ा अमीनो अम्ल को जल में घोला जाता है तो जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त आयन को जिब्टर आयन कहते हैं। मतलब जैसे ही हम अल्फ़ा अमीनो अम्ल को जल में डुबोएंगे या फिर जल में इसको घोल देंगे तो जो अपघटन के फलस्वरूप एक आयन प्राप्त होता है हमको, उसको हम लोग बोलते हैं जिब्टर आयन, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर एक लिखी हुई है, जैसे देखिए कोई एक हमने अम्ल लिया जिसका नाम है अल्फ़ा अमीनो अम्ल, ठीक है, COOHCHRNH2। तो इसको हमने क्या करा, वाटर में डुबो दिया, मतलब पानी में इसको हमने डुबो दिया। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, COO, यहाँ से H जो होगा हमारा, केवल पूरी रिएक्शन में अंतर इतना होगा कि ये H जो दिख रहा है आपको, ये हट के, सॉरी एक सेकंड, ये H हट के कहाँ आ जाएगा, इस NH2 के पास आ जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ से H हटा, वो कहाँ लग गया आके, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, मेरा H2 था, यहाँ पर हो गया H3, ठीक है। तो यहीं पर जो माइनस ये वाला बना हमारा, इसी को, इस माइनस को हम लोग बोलते हैं जिब्टर आयन, ठीक है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? कारण वाले क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। कि कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालकर, मतलब जो होता है, सिल्वर को विस्थापित क्यों कर देती है? इसका कारण क्या है, देखिए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान जो होता है वो सिल्वर धातु से ऊपर होता है। मतलब जो कॉपर होता है वो पहले आता है, उसके बाद सिल्वर जो होती है Ag, वो आपकी नीचे आती है उसके, जिसके कारण क्या होता है, कॉपर धातु जो होती है वो सिल्वर नाइट्रेट को विलयन में सिल्वर से विस्थापित कर देती है। ऊपर वाला मतलब जो ऊंची पोस्ट पे बैठा है, इस तरह से आप लोग समझिए, हमेशा अपने से नीची पोस्ट वाले को वो दबाता है, डराता है, धमकाता है, ठीक है, मतलब अपने दबाव में रखता है। तो सबसे ऊपरी पोस्ट पर यहाँ पर कौन बैठा है, हमारा कॉपर बैठा है। उससे नीचे कौन है, सिल्वर। तो अब सीधी सी बात है, कॉपर भैया सिल्वर को परेशान करेगा ही करेगा। तो उसने, कॉपर ने करा क्या कि सिल्वर को निकाल के नौकरी से भगा दिया। क्या करा, देखिए यहाँ पर इसने कि यहाँ पर CO आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है AgNO3। तो भैया कॉपर जो था ये ऊंची पोस्ट पर था, इसने यहाँ से Ag को लात मार के भगा दिया। तो NO3 पर इसने क्या करा, अपना कब्जा कर लिया, जो कि यहाँ आपको दिख रहा हो, CONO3, और Ag को इन्होंने यहाँ से भगा दिया। तो ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है, ये सब हमको यहाँ पर बताना है। तो कई बार हम आप लोग को अपनी हर वीडियो में लगभग आप लोग को बताते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अभी आप जाके देखिए हमारी वीडियो भी इस समय, कि हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और हार्डी सुलजे का नियम, कोलरॉस का नियम, ये चारों नियम की वीडियो हमने स्पेशल बनाई है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग लिख लेना है, S इज़ प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पर बच्चों आप लोग को बता दें कि इस S की जगह पर M भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हेनरी का नियम फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, वरना वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग जाइए और हेनरी का नियम, वहाँ से जितने नियम हैं, क्योंकि नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नियम हर हाल में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो आपकी फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, ठीक है। तो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को चारों नियम एक साथ लिखे दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि He उत्कृष्ट गैसों से सबसे ज़्यादा निष्क्रिय है। तो आपको बता दें, इस He का मतलब जो होगा यहाँ पर, उसको हम लोग बोलेंगे हीलियम। क्या बोलेंगे बच्चों, हीलियम बोलेंगे उसको, ठीक है। आंसर देख लीजिए, इसका कारण क्या होता है कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम, ये तथा आकर्षक बल सबसे ज़्यादा होता है। कोषों की संख्या इनमें कम होती है, मतलब रख कम लोग हो सकते हैं, लेकिन आकर्षण जो है, आकर्षित बल ज़्यादा होता है, मतलब खींचने की ज़्यादा लोगों की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे हुआ आपका एक तरह से सर प्राइवेट बसें जो होती हैं कि सीट हैं 100, लेकिन चाह रहे हैं कि उसमें कितने लोग बैठ जाएं, 300 400, ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा भर पाओ। तो यही एक कारण होता है बच्चों कि इसमें ये निष्क्रिय होती है, ठीक है। इसमें कोषों की संख्या देखिए लिखा हुआ है कम, मतलब सीट, एक तरह से एग्जांपल समझिए आप, बस में क्या होता है, सीटों की संख्या क्या है, कम है, लेकिन आकर्षण बल ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब आओ भैया जल्दी जल्दी भर जाओ आके। क्लियर हुआ ये? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा,
ये है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई जाती है। तो अभी ऊपर एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ के आए हो कि सीयू क्या करता था, नीचे वाले अपने एजी को विस्थापित कर दे रहा था। ठीक है, हमने बताया था भी एग्जाम्पल कि ऊंची पोस्ट पर बैठा है, नीचे वाले को भगा देगा। तो वो देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर पहुंचता कैसे, देखिए एक तरह से कि ऐसा कैसे मतलब डिसीजन हुआ कि सी ऊपर रहेगा एजी नीचे रहेगा। भैया एजी भी तो रह सकता था ऊपर, क्योंकि एजी अगर आप सिल्वर खरीदने रहो तो वो ज़्यादा महंगा है, कॉपर थोड़ा सस्ता है। तो देखिए ये श्रेणी किस आधार पर बनती है, तो पैसे के आधार पर ये श्रेणी नहीं बनती, महंगे सस्ते के आधार पर ये नहीं बनेगी। बनेगी किस आधार पर, क्योंकि भैया ये क्या है, रसायन विज्ञान है, ये केमिस्ट्री है, तो इसमें हर जो चीज़ होती है वो रासायनिक सूत्रों के ही आधार पर होती है। इसमें क्या है देखिए कि जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रम, मतलब बढ़ते हुए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाता है, जो श्रेणी बन के तैयार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे ऊपर वो रखा जाता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता है या ज़्यादा होता है। जो दो तरह से श्रेणी बना सकते हैं, एक हम बना सकते हैं कम को लेके और एक हम बना सकते हैं ज़्यादा को लेके। ठीक है, तो उस हिसाब से जो सबसे ऊपर बैठा होता है वो हमेशा नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ अधिक स्थायी होते हैं क्यों। कारण बताइए भैया कि यहाँ पर तो ज़्यादा स्थायी होना चाहिए क्योंकि यहाँ 3+ है, यहाँ 2 प्लस हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है। Mn मतलब यहाँ पर 23 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक, क्लियर हुआ। इसका अगर हम वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन दोनों का ही निकलेगा। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर यह ज्ञात हुआ कि Mn2+ आयन अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, जिसके कारण इसका 3D उपकोष अधिक स्थायी होता है। इसलिए Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ अधिक स्थायी है। तो Mn2+ वाले में देखिए 5 आ रहे हैं, Mn3+ वाले में 4 आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्वों की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो अक्रिय तत्व होते हैं उनकी भी 3 विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता होती है कि इन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं। दूसरी विशेषता होती है ये क्रियाशील बिल्कुल भी नहीं होते हैं इतनी जल्दी, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तीसरा होता है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो चलिए भैया सिद्ध कर देते हैं इसको जल्दी से। लिखना पहले क्या है कि जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से होती है तो ग्लूकोज में उपस्थित 5 OH समूह, 5 OH समूह, देखिए ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन पे आ जाइए सीधे। ये रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर, PCl5 से रिएक्शन कराई तो ये OH समूह आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। इसको यहाँ पर अगर रिएक्शन के इस तरफ आप लोग देखिए तो इसको Cl ने देखिए यहाँ पर क्या करा, विस्थापित कर दिया। एक सेकंड, यहाँ पर केवल Cl ने कर दिया, विस्थापित कर दिया। देखिए तो इसी से हमें पता चलता है यहाँ पर कि हम अब यहाँ पर अलग बना लिया POCl3। तो ये थी मेरी प्रूविंग किसकी, 5 हाइड्रोक्सिल समूह की। OH यहाँ से विस्थापित हो गया, Cl इसकी जगह पर आकर बैठ गया, तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल समूह बन गया। तो यही सिद्ध करना था, तो ये आसानी से आप लोग का सिद्ध हो चुका है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेप्टाइड बंध क्या होता है। तो पेप्टाइड बंध क्या होता है देख लेते हैं कि वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के अणुओं के जो मध्य जो बल लगता है उसको हम लोग यहाँ पर पेप्टाइड बंध कह रहे हैं। प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं जिन्हें पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। मतलब वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं या प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब होता है बढ़ना एक तरह से। ठीक है, अवनमन मतलब घटना और उन्नयन मतलब बढ़ना। इसकी डिफिनेशन क्या होगा कि जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो पर्याप्त विलयन, चलिए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर फिलहाल अपने देख लीजिए कि जब किसी विलय के विलायक को घोला जाता है तो पर्याप्त विलयन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वहाँ पर उस पेज पे आ नहीं पा रहा था इसलिए आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्या है कि जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो जो प्राप्त विलयन होता है वो क्वथनांक में जो उन्नयन मतलब जो वृद्धि हो रही होती है उसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डेल्टा टी से। क्लियर हुआ इतनी चीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है। तो परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है कि वह अल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है उसे हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध मतलब प्योर। तो जो प्योर अल्कोहल होता है उसमें 80 से 95% क्या होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए, तभी वो हमारा प्योर अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए अगला कि पावर अल्कोहल क्या होता है।
तो भैया पावर अल्कोहल मतलब कि सत्य अल्कोहल। पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा रहता है, तो आप लोग केवल यहाँ पर इतना लिख दीजिएगा कि पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, पावर अल्कोहल में क्या होता है, 80% पेट्रोल और 20% जो होता है वो अल्कोहल होता है। तो ये हमारे 17 क्वेश्चन यहाँ तक, पूरा 17वां क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या कहलाता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, देखिए, जब प्रोटीन के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के कारण हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। मतलब यहाँ पर यह है कि जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण, प्रोटीन का भौतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है कि उसका साइज बढ़ जाए, और रासायनिक परिवर्तन ये हो सकता है कि बाहर से कुछ उस पर बाहरी जो तत्व होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन वगैरह या फिर पानी यानी, उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएँ, तो उसके कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विकृतीकरण। जिसके कारण प्रोटीन की क्या होती है, तृतीयक संरचना भंग हो जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि परासरण दाब क्या होता है। तो वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग यहाँ पर परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब आप लोग पढ़ के आए हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली वगैरह जो होता है पूरा, तो वही यहाँ पर होता है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है, इकाई जो होती है वो होती है वायुमंडल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से। उसके बाद यहाँ पर कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों संक्रमण धातुएं हमेशा रंगीन यौगिक ही बनाती हैं। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये लोग रंगीन धातुएं, रंगीन यौगिक बनाती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से जो हमारा शुरू हो चुकी है वो रिएक्शन का पार्ट हो चुका है कि क्या होता है जब। तो अगर आप लोग को इसका और विस्तार से पढ़ना है, डीपली इसको समझना है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्या होता है जब नाम की एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और भी जो आपके हैं चैप्टर, वो वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल चैप्टर वाइज रिएक्शनें सारी समझाई गई हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या होगा, मतलब क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला याद होने बहुत ज़रूरी है कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, मेथिल अल्कोहल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पर H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो C2H5HSO4 बन जा रहा है, एक H और ये OH मिलके हमारा H2O बना दिया। फिर देखिए यहाँ पर C2H5HSO4 को हम फिर से एक बार किसके साथ गर्म कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हमारा डाई एथिल ईथर बन जाएगा C2H5O, C2H5O प्लस H2SO4। ठीक है, दूसरी रिएक्शन यहाँ पर होगी कि एसीटल्डिहाइड को टॉलन नवीकरण के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, टॉलन नवीकरण का फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों होता है Ag2O, और हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मिलेगा CH3COOH और 2Ag। इसी तरह की रिएक्शन अभी हम लोगों ने एक और ऊपर पढ़ी थी, आपको याद होगा, वहाँ पर प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल में। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर कि फिनॉल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और HNO3 के साथ हम जब इसको गर्म करा रहे हैं, जब क्रिया करा रहे हैं, तो देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, OH लगा रहेगा, यहाँ से HNO3 से एक NO2 उठ के यहाँ पर लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो होती है ऑर्थो होती है, पैरा होती है नीचे वाली, तो इसलिए यहाँ पर इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल बोला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो आयोडायोबेंजीन होती है हमारी, आयोडोबेंजीन, बेंजीन बना के ऊपर आप आई लिख देंगे तो वो हो जाएगी आयोडोबेंजीन। इसको हम लोग कॉपर के साथ गर्म करेंगे, CO हमने लिख दिया यहाँ पर, तो डाईफेनिल बन जाएगा। यहाँ पर दो बेंजीन रिंग आपस में चिपक जाएंगी और हमारा क्यूप्रस आयोडाइड अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा जो यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट, वो हो जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड को शांत NaOH के साथ जब गर्म करेंगे, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तब क्या होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, और NaOH के साथ हम गर्म कर रहे हैं तो CH3OH मतलब कि एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर HCOONA। ठीक है, मतलब जो होगा फॉर्मल्डिहाइड हमारा यहाँ पर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको HCHO के यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बोला गया है, NaOH बोला गया है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पर हमारा ये
एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ये एथिल नहीं होगा, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे वाला होता है कि ये भी पूछा रहता है आपका कि इसमें भी 3-4 रिएक्शंस होती हैं कि एथिल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म। तो एथिल अल्कोहल मतलब C2H5, आयोडो फॉर्म में प्राप्त करना है तो उसके लिए में I2 यहाँ पर होना जरूरी है, तब तो हमें उधर I मिलेगा। तो I2 और NaOH के साथ हम क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर आयोडो फॉर्म मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। ठीक है, उसके बाद सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा और HCOONA अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन रिंग बना देंगे हम लोग, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl, जिसकी हम लोग क्रिया करा देंगे तो हमें यहाँ पर एसीटोफिनोन मिल जाएगा। यहाँ से COCH3 उठ के ऊपर लग जाएगा कि HCl मेरा अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल लिखेंगे और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 के साथ अब रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर हमें पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा। NO2 हर जगह लग जाता है तो उसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। फिर यहाँ पर एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है C2H6CO और यहाँ पर CHCl3 होता है मेरा क्लोरोफॉर्म का। तो इन दोनों का जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्लोरोटोन बन जाएगा। एक सी के बाद CH3 इधर OH इधर CCl3। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करते हैं। तो एथिल अल्कोहल हमने लिख दिया, H2SO4 के साथ इसको गर्म कर देंगे। जो गर्म करने पर यहाँ पर C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर हमको मिल जाएगा, जिससे कि वाटर अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अभी आप लोग की नेमिंग रिएक्शन बची हुई है, जिसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है आप लोग सारी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ज़्यादा समय हो चुका है और दूसरा भी और आप लोग को बताएंगे तो उसमें और टाइम आप लोग का ख़राब होगा। तो देखिए नेमिंग रिएक्शन अगर आप लोग को पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाइए आराम से सारी नेमिंग रिएक्शन 10 रिएक्शन होती हैं मेन, जो आप लोग की नेमिंग रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वो 10 रिएक्शन आप जाके तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर समझिए आपकी 50 से 60% केमिस्ट्री आप लोग की तैयार हो चुकी है। तो और भी अगर आप लोग को पढ़ना है, जैसे प्रयोगशाला विधियाँ होती हैं, हैबर विधि और ओस्टवाल्ड विधि, तो वो सारा आप लोग को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार आप मेरे कहने से चैनल विजिट करिए और वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी पहली बात तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है। और अगर और भी ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, उसको आप समय रहते एग्ज़ाम से पहले देख पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक और बढ़िया मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।